Assalamu alaikum. I am Madiha Altaf, lecturer of H&D at Times Institute Multan, and today we are going to study food microbiology. फूड माइक्रोबायोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा कि फूड माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। जनरली जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है जो कि हमारी फूड को स्पॉइल करते हैं। कुछ हमने ये देखी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से टाइप्स के होते हैं जो कि हमारी फूड को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। सेकंड पे हमने ये देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से जो है हम उनकी जो है वो इनैमोरेशन करते हैं। हिस्ट्री हम लोगों ने इसकी स्टडी की थी कि किस तरह जो है वो पास्ट में जो है वो पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिस्कवर हुए, किस तरह जो है उन्होंने लास्ट जो है वो 20वीं सेंचुरी तक क्या क्या एडवांसमेंट हुई थी, किस तरह से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए जो है वो प्रिजर्वेशन के और फर्टिलाइजेशन के जो है वो स्टरलाइजेशन जैसी टेक्निक्स डेवलप हुई थी। आज जो है वो हम जनरली ये देख लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल पर। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। जनरली जो है वो अगर हम देखें तो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए कोई भी एटलीस्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड में जो प्रेजेंट होते हैं तो उसके लिए आमतौर पे जो है एक वीबल सेल का जो है वो प्रेजेंट होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बायोमास जनरली जो है एक किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए एक वीबल सेल और बायोमास का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। अगर हम इसको देखें तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो है वो ग्रोथ को हम एक इक्वेशन से जो है डिनोट करते हैं और वो इक्वेशन होती है dx/dt इज इक्वल टू μx, जिसमें जो है वो dx/dt जो है वो बायोमास की प्रेजेंस रेट ऑफ बायोमास और अकॉर्डिंग टू टाइम करता है और म्यू जो है वो एक कांस्टेंट होता है और एक्स जो है वो ये भी जो है वो चेंज को जाहिर करता है। जनरली जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो इस इक्वेशन के थ्रू जो है वो स्टडी करते हैं, जिसमें dx/dt क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो बायोमास का रेट है उसमें जो चेंज हो रहा होता है उसे कहते हैं, और जो t है वो टाइम के अकॉर्डिंग होता है और म्यू जो है वो कांस्टेंट होता है। आमतौर पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए कुछ फैक्टर्स जो हैं वो हमारी कुछ फैक्टर या कंडीशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाते हैं। कुछ हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं जो कि हमारी फूड में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ पे जो है वो हमारा इंटरेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और फोर्थ पे कुछ प्रोसेसिंग आ जाती है। ये जो है वो जनरली फैक्टर होते हैं जो कि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ की जो है वो सर्वाइवल या ग्रोथ रेट पे इफेक्ट करते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर इसमें आ जाएंगे वो
और कुछ एक्सट्रिंसिक फैक्टर होंगे जो कि हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ को इफेक्ट करेंगे। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो भी जो है वो ग्रोथ रेट पे इफेक्ट करता है। कुछ जो हमारे प्रोसेसिंग है, कुछ हमारी फूड जो है वो उसकी कुकिंग या उसमें जो है कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड किया है, उसकी जो प्रोसेसिंग है जिसकी वजह से उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुई है, वो फैक्टर्स होते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रेट को स्टडी करें तो हमारी कुछ फेजेस होती हैं जिसके थ्रू जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, और ये एक कर्व के सूरत में जो है वो हम देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से ग्रो करते हैं। जिसमें सबसे पहले जो है वो, अगर हम लॉगरिथम ऑफ वीबल काउंट, ये टाइम हो जाता है, और इसमें क्या होती है हमारी फेजेस होती हैं। सबसे पहले जो हमारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ फेज होती है उसे हम जो है वो लैग फेज कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी लॉगरिथमिक फेज आ जाती है, फिर हमारी स्टेशनरी फेज आ जाती है, फिर उसके बाद डेथ या डिक्लाइन है। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो के हिसाब से इसको स्टडी करें तो लैग फेज में क्या होता है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिवेलप होना स्टार्ट हुए हैं हमारी फूड में। अगर माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो इंटरफेयर नहीं हुई और कॉन्टिन्यू है तो लॉगरिथमिक फेज में जो है वो इनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा और इनकी ग्रोथ रेट जो है वो एकदम स्पीड अप हो जाएगा। उसके बाद स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें ग्रोथ जो है वो एक ही पॉइंट पे रुक जाती है, ना ज़्यादा होती है ना कम होती है। उसके बाद वो डेथ फेज की तरफ आ जाता है कि जो ग्रो हुए होते हैं वो आफ्टर उनकी कोई ऐसा एंजाइम ऐड करना जो कि उनकी माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करे, तो ये डेथ की तरफ आ जाते हैं, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक सर्वाइवल टाइम होता है हमारी बॉडी में, जो कि जनरली जो है वो ये हम 4 फेजेस से जो है वो डिनोट करते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं, या हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे या हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक फैक्टर देख लेते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर में सबसे पहले हमारा जो है वो आ जाता है न्यूट्रिएंट काउंट। न्यूट्रिएंट कंटेंट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें उसकी जो है वो केमिकल इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारा फूड ऐसी है जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली शुगर की वजह से जो है उसमें माइक्रोबियल रेट जो है वो जल्दी ग्रो करेगा। या अगर कोई हमारा फूड ऐसा है जिसका मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है तो न्यूट्रिएंट की नेचर के अकॉर्डिंग जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। शुगर्स जो है वो ज़्यादा शुगरी फूड है उस पर बहुत जल्दी जो है आपने देखा होगा जैसे स्वीट्स होती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा जो है वो बीज जो है वो आ जाती हैं और उसे कॉन्टामिनेटेड करती हैं। इसी तरह वो फूड जिसका मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो उसमें भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी ग्रो कर देते हैं। न्यूट्रिएंट कंटेंट के हिसाब से हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे। जो न्यूट्रिएंट ज़्यादा फेवरेबल होगा उसमें जो है वो जल्दी, और जो न्यूट्रिएंट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होगा बैक्टीरिया के लिए तो उसमें वो जल्दी ग्रो नहीं करेगा। सेकंड में हमारा आ जाता है पीएच। पीएच के हिसाब से अगर हम देखें तो जो है वो आमतौर पे जो है वो हम 3 तरह से पीएच को डिवाइड करते हैं। 7 जो है वो न्यूट्रल प्रोडक्ट होती है पीएच के हिसाब से। बिलो लेस देन 7 जो है वो हमारी
एसिडिक पीएच होती है और अबव जो है वो 7 से वो हमारी अल्कलाइन होती है। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि जनरली हमारे जो है वो एसिडिक पीएच पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया, फंगाई और माइकोटॉक्सिन्स जो है हर किसी का जो है वो डिफरेंट पीएच होता है, वो अपनी पीएच के अकॉर्डिंग जो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। अब हम जनरली देख लेते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस पीएच पे ज़्यादा ग्रो करेगा। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया को अगर हम लें तो जनरली जो है वो बैक्टीरिया हमारा .5 से 6 pH के बीच में जो है वो ग्रो कर देगा। बैक्टीरिया इसके अलावा हमारा जो आ जाता है वो हमारा फंजाई, डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट किस्म की पीएच पे ग्रो करते हैं। यीस्ट के लिए अगर हम देखें तो 4.5 से लेके 6 जो है वो पीएच जो है वो फेवरेबल होती है उसके किसी भी फूड कमोडिटी में ग्रो करने के लिए। बैक्टीरिया के लिए 6 से लेके 8 तक पीएच जो है वो फेवरेबल होती है उसके सर्वाइवल के लिए। फंजाई जो है वो 3.5 से लेके 4 pH तक जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 3.5 से लेके 8 तक pH जो है वो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के लिए फेवरेबल होती है। थर्ड जो इसका फैक्टर आ जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए इम्पॉर्टेंट है इंट्रिंसिक फैक्टर में, वो हमारा आ जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स पोटेंशियल में ये होता है ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीडाइज होके दूसरे की जो है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है और ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शन उसमें प्ले होते हैं। ऑक्सीडो रिडॉक्स जितना ज़्यादा मतलब ऑक्सीडेशन जितनी ज़्यादा होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो करना उतना ज़्यादा फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है ऑक्सीडेशन जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। फोर्थ में जो इसका आ जाता है हमारे पास वो है एंटी माइक्रोबियल बैरियर्स। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी हेल्प से जो है वो हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि न्यूट्रिएंट कंपोजिशन के हिसाब से जो है ऐसी फूड जो है जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ पे ज़्यादा असर डालती है तो हम डेफिनेटली उसकी अगर एंटी माइक्रोबियल बैरियर हमने प्रोवाइड करना है तो उसकी न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में कोई ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर देंगे या कोई ऐसा एंजाइम ऐड करेंगे जो कि माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल करे। पीएच को अगर हम चेंज कर देंगे किसी भी फूड की जिसमें माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स पैदा होने का खतरा है, अगर हम उसकी पीएच को जो है वो चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हम माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए बैरियर प्रोवाइड कर देंगे। ऑक्सीडेशन को अगर हम प्रिवेंट करेंगे, ऑक्सीडो रिडॉक्स रिएक्शन को प्रिवेंट करेंगे तो भी जो है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। इसके अलावा जो है अदर फैक्टर्स आ जाते हैं जिसमें हमारा मॉइस्चर लेवल होता है। ऐसी फूड जिसका मॉइस्चर मतलब डिहाइड्रेशन की टेक्निक्स जैसे हम एक पहले पढ़ चुके हैं कि जो है वो कौन कौन सी हमारे पास टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू जो है वो हम डिफरेंट किस्म के माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारी डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन के थ्रू जो है वो हम माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हम ऐड करके माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा पास्चराइजेशन हमारी टेक्निक है जो कि हमें बैरियर प्रोवाइड करती है माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल करने का। उसके अलावा स्टरलाइजेशन है। ये कुछ मेजर टेक्निक्स है जिनके थ्रू जो है वो हम एंटी माइक्रोबियल बैरियर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने मीडियम को माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है इंट्रिंसिक के बाद हम लोगों ने स्टडी करनी है एक्सट्रिंसिक फैक्टर।
एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक वो फैक्टर्स थे जो कि हमारी फूड के अंदर जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते थे उसकी केमिकल। एक्सट्रिंसिक ऐसे हैं जो कि बाहर से जो है वो हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ पे असरअंदाज होंगे, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगेन बात आ गई कि मॉइस्चर लेवल, या हम कोई फूड जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं या हमने कोई फूड ऐसी जगह स्टोर किया है जहाँ पे जो है वो मॉइस्चर लेवल ज़्यादा है, या हमने किसी भी ऐसे कंटेनर या केनिंग जार में फूड को प्रिजर्व किया है जिसमें हमारी एयर प्रेजेंट है, तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा मॉइस्चर लेवल होगा नमी वाली जगह पे, तो हमारी फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल होगी और वो हमारे फूड बोर्न इलनेस का कॉज बनेगी। तो अगर हम ह्यूमिडिटी को कम कर देंगे तो डेफिनेटली जो है वो हम माइक्रोबियल ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बाद टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के साथ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है टेम्परेचर रोल प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमें बताया कि बैक्टीरिया जो है वो 3 तरह से होते हैं, एक मेसोफिलिक, एक साइक्रोफिलिक और सेकंड पे थर्मोफिलिक आ जाता है। मेसोफिलिक क्या होते हैं? जो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव कर सकते हैं। और साइक्रोफिलिक क्या होते हैं? जो कि 20 डिग्री मतलब 15 से 20 से बिलो डिग्री सेंटीग्रेड पे सरवाइव करते हैं। और थर्मोफिलिक हमारे फूड में बहुत कम असरअंदाज होते हैं और जनरली जो है ये 40 से ज़्यादा डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रेजेंट होते हैं। आमतौर पे जो मेसोफिलिक है उसकी एग्जांपल में हम ले लें तो ये इसमें आ जाता है हमारा स्टेफिलोकोकस, सेकंड पे हमारा जो बड़ा आ जाता है उसमें प्लाज्मोनास, और साइक्रोफिलिक की अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें कुछ बैसिलस और लिस्टेरिया वगैरह आ जाता है। साइक्रोफिलिक हमारी फूड को जो है वो कम अमाउंट में डिस्ट्रॉय करते हैं। ज़्यादातर हमारी फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो मेसोफिलिक होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल जब भी टेम्परेचर के लिहाज से जो है वो तीनों तरह से हो सकता है कि अगर 20 से बिलो टेम्परेचर अगर कम होगा तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होगी। अगर तो टेम्परेचर को हम अबव कर दें, इसलिए हम कहते हैं कि जब भी हमारे पास कोई फूड ऐसी हमने बाहर से कंज्यूम किया है तो अगर हम उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएं और उसको हीट करें तो उसमें से माइक्रोबियल कंटेंट को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। टेम्परेचर जितना जो है वो कम होगा उतनी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल रेट इंक्रीज़ होगा। अगर टेम्परेचर जो है वो हम इंक्रीज़ कर देंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड इसमें जो हमारा आ जाता है वो गैसोजीनियस एटमॉस्फेयर होता है। मीन्स हमारी आबोहवा में जो है वो कौन कौन सी ऐसी गैसेस, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा प्रेजेंट होगी बैक्टीरिया जो है वो उतने ज़्यादा ग्रो होंगे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर देंगे तो हमारा माइक्रोबियल कंटेंट जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। जैसे इसमें एरोबिक बैक्टीरिया की एग्जाम्पल आ जाएगी कि बैक्टीरिया वो जो कि जिनका सर्वाइवल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पर होता है वो ज़्यादा हमारी फूड में जो है वो ग्रो करते हैं। थर्ड हम लोगों ने इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक के बाद हमने पढ़ा कि इंटरएक्शन जो इफेक्ट करता है, इंटरएक्शन के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो इंटरएक्शन होता है जो माइक्रोबियल मतलब फॉर एग्जांपल के जैसे हम लोगों ने विटामिन और मिनरल के हम इंटरेक्शंस में पढ़ते हैं कि कौन सा विटामिन किस चीज़ के लिए की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और कौन सा नहीं। इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म का आपस में भी रोल होता है कि कोई ऐसा टेम्परेचर है जिस पे जो है वो बैक्टीरिया भी ग्रो कर सकते हैं और जो है वो हमारी फंजाई भी ग्रो कर सकती हैं, तो वो दोनों के लिए फेवरेबल है। आपस में इंटरेक्ट करके जो है ये माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। अब इसके बाद जो है वो क्या आ जाता है, जब हमारी फूड में जो है वो फैक्टर्स ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है वो ग्रोथ कर दी, अब उसके बाद हमारे पास प्रोडक्टिव माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ जाएगा। ग्रोथ हो गई तो फिर प्रोडक्टिव वे क्या है,
प्रोटेक्टिव माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड में ग्रो कर गए हैं, अब हमने जो है वो अपनी फूड से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, तो उसके लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमारी हाइजीन आ जाएगी कि हम अगर अपनी हाइजीन कंडीशन बेटर कर लें तो हम अपनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचा सकते हैं। दूसरा जो है वो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरली उस इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जो इनके लिए फेवरेबल हो। तो जब हम फूड को जो है वो अपने जो है वो जहाँ से हमने उसको क्रॉप को फर्टिलाइज किया वहाँ से लेके हम अपनी मार्केट जो सप्लाई कर रहे हैं और अपने किचन तक ला रहे हैं, तो उसे हम प्रॉपर हैंडल करें, ट्रांसपोर्ट करें। कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मीट है, मीट जो है वो स्लॉटर होने के बाद उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए, मतलब एक फ्रीजिंग टेम्परेचर आप उसको रख पे स्टोर करें। अगर वो लेस टेम्परेचर पे होगा तो वो जल्दी डिटोरिएट हो जाएगा। तो इसी तरह फ़िश भी जब आप जो है वो किसी भी पॉन्ड या रिवर से लेकर आते हैं तो उसे प्रॉपर जो है एक टेम्परेचर के थ्रू, इसी वजह से हमारे जो फ़िश जो है वो जनरली हम कहीं दूर दराज से अपनी सिटीज़ तक सप्लाई करते हैं तो उसे जो है वो आइस क्यूब्स वगैरह में स्टोर करके लाया जाता है ताकि उसमें माइक्रोबियल डिटोरिएशन ना हो। प्रॉपर हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के बाद आ जाएगा कि जब फूड हम लोगों ने अपने घर तक ले आए हैं तो उसको हमने क्लीन करना है। क्लीनिंग में हमारा ये आ जाएगा कि हमने सबसे पहले फूड को वॉश किया है, देन उसके बाद उसको जो है वो स्लाइस करने के बाद उसकी हमने ब्लांचिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम माइक्रोबियल क्वांटिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्लांचिंग में ऐसा होता है कि फूड के जो हमने स्लाइसिंग की है उसको प्रॉपर हमने जो है वो बॉइल्ड वाटर में 2 to 5 मिनट के लिए जो है वो उसको डाला है, तो उससे उसकी माइक्रोबियल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। देन उसके बाद उसको स्टोर किसी भी केन या एयर टाइट जार में आप उसको स्टोर करके प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अब जैसे मिल्क, फिर आपका पास्चराइजेशन भी एक इसका अहम रोल आ जाता है कि हम पास्चराइजेशन के थ्रू ये हमारे मिल्क और बेवरेजेस जो हमारे हैं उसकी जो है वो हम पास्चराइजेशन उसे अल्ट्रा मतलब टेम्परेचर पे हम हीट करके उसके माइक्रोबियल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स वगैरह हैं इसको हम किस तरह से स्टरलाइजेशन के थ्रू जो है हम स्टरलाइजेशन के थ्रू इसको हम जो है वो स्टरलाइज करके फिर इसमें से माइक्रोबियल जो हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उसको जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम क्या कर सकते हैं, केनिंग, ये भी एक माइक्रोबायोलॉजी ने एक टेक्निक हमें प्रोवाइड किया कि हम एयर टाइट जार में अपनी फूड को जो है वो स्टोर करें, उसमें कोई ह्यूमिडिटी वगैरह प्रेजेंट ना हो, तो एयर भी उसमें प्रेजेंट ना हो, फिर उसको हम प्रॉपर टेम्परेचर में कैरी करें। इसके अलावा हमारा जो अदर फैक्टर आ जाता है वो हम मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर हम उसकी जैसे मॉइस्चर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए जनरली माइक्रोबायोलॉजी में हम इसको डिहाइड्रेशन कहते हैं कि हम उसे हॉट एयर ओवन में जो है वो इतना हीट करते हैं कि उसका वाटर कंटेंट जो है वो हम ख़त्म करके उसे ड्राई फॉर्म में जो है वो स्टोर करते हैं। दूसरा जो है वो हम फिर उसके बाद जैसे हम ड्राई ग्रेन्स या जो हम लेकर आते हैं अपने, ये हमारे वीट है, इसके अलावा हमारे राइस हैं, तो इसमें बहुत सारे जो है वो ड्यूरिंग जो है वो हार्वेस्टिंग इसमें बहुत सारे जो है वो चेंजेस आ जाते हैं, कुछ हैवी मेटल्स आ जाते हैं, अफ्लाटॉक्सिन्स वगैरह, तो हम उसको जो है वो जनरली किस तरह से स्टोर कर सकते हैं कि हम उसे प्रॉपर क्लीनिंग के थ्रू मतलब मशीन्स में जो है उसको क्लीन करके या फिर जनरली घर में जो है वो स्क्रीनिंग के थ्रू जो है हम उसको क्लीन करके प्रॉपर स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जनरली जो है वो प्रोडक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ये है कि हम अगर बड़े पैमाने पे माइक्रोबायोलॉजी को प्रोडक्टिव वे में करें स्टडी, तो इसमें ये है कि हमें कुछ एक प्लान जो है वो स्टडी करना चाहिए। जनरली माइक्रोबायोलॉजी को, प्रोडक्टिव माइक्रोबायोलॉजी को बड़े पैमाने पर स्टडी करने के लिए जनरली हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम प्लान करेंगे। कोई भी हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो हम सबसे पहले उसमें प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग में हम ये देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और किस तरह से वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो आगे जो है
वो बढ़ेगी, या मतलब हम किस तरह से जो है उस प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजी है जिसको हम अप्लाई करके अपनी फूड को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। प्लानिंग में सबसे पहले हम देख लेंगे कि हमने क्या चीज़ जो है, हमारी प्रॉब्लम क्या है और हमारे पास रिसोर्सेज या हमारे पास स्ट्रेटजीज क्या है जिसकी हेल्प से जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डाटा कलेक्शन का एक फेज़ आ जाएगा। डाटा कलेक्शन में हम जनरली ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हम अपनी प्लानिंग जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है उससे मुतालिक जो है हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, या हम जिस जगह पे वो स्टडी करना चाह रहे हैं, जिस भी हम फूड कमोडिटी को लेके, तो वो हमारे लिए हमारा प्लान फेवरेबल है या नहीं है, उससे रिलेटेड सारा डाटा हम लोगों ने कलेक्ट करना है। देन उसके बाद मॉडल फिटिंग के एक मॉडल हम सेट कर लेते हैं कि हमने जो अपना प्लान बनाया है उसका एक ट्रायल लगा लें, कि हम एक छोटा सा ट्रायल लगा के चेक करें कि जो हमने प्लान बनाया है वो मॉडल हमारे उसके मुताबिक जो है वो बना है, हमें वो आउटकम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देन 4 में हमारा आ जाता है मॉडल वैलिडेशन। मॉडल वैलिडेशन से मुराद है कि जो मॉडल हमने फिट किया है ये चेक करने के लिए कि हमारी प्लानिंग जो है वो सही प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही, उसको हम देख लें कि वो कितना वैलिड है हमारा प्लान और कितना वैलिड नहीं है। देन उसके बाद हम इसको रन करके फिर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर लेते हैं अपनी, कि हम लोगों ने ये काम किया और इस तरह से किया। आमतौर पे माइक्रोबायोलॉजी में, ये प्रोडक्टिव माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो जनरली बड़े लेवल पे जो है वो HACCP का आपने नाम सुना होगा, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है। इसमें ये होता है कि हम एक ऐसी टीम बनाते हैं जो कि ये देखती है कि हमारी फूड जो है जहाँ से, उसका काम क्या होगा कि हमारी फूड जहाँ से हम ऑब्टेन कर रहे हैं वहाँ से हमारे किचन तक आने में जो हमारे माइक्रोबियल कंटेंट है उनका मतलब ग्रोथ का उनकी ग्रोथ की असल वजह क्या है, किस पॉइंट पे माइक्रोबियल ग्रोथ आ रही है, किस वजह से, और कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन से जो है वो हम अपनी स्ट्रेटजी बना के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से जो है वो हम अपनी फूड को बेटर जो है वो बना सकते हैं, उसकी प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन को हम किस तरह से बेटर बना सकते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी में जो है वो थोड़े से जो है मतलब स्टेप्स थे जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फूड को जो है वो स्पॉइल करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं या फूड इंटॉक्सिकेशन का कॉज बनते हैं, फूड बोर्न डिजीज़ हमें कॉज करते हैं, और किस तरह से हम कुछ माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से जो हमें टेक्निक्स, मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी की हेल्प से जो हमने टेक्निक्स गेन की हैं, किस तरह से जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। टोटल नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम इसको फर्दर, इसकी माइक्रोबायोलॉजी की जो टेक्निक्स है, प्रिजर्वेशन, स्टरलाइजेशन, उसको फर्दर स्टडी करेंगे। अब तक जो हम लोगों ने कवर किया, आप लोग स्टूडेंट्स इसकी जो है वो एक असाइनमेंट बनाएं और इसको ईमेल करें, या आपकी सेशनल असाइनमेंट में अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़े उसमें से आप लोगों ने इसकी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, इनैमोरेशन टेक्निक, और फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। आप लोगों की ये सेशनल असाइनमेंट है, आपने इस पे एक असाइनमेंट बना के जो है वो मुझे ईमेल करनी है, और ईमेल आईडी है थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस